नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इधर देखिए, बहुत दिनों से आपका सोशल साइंस का क्लास बंद था और आज सोशल साइंस का क्लास होने वाला है। मैथ का क्लास इधर निरंतर चल रहा था। मैथ वाले सर का कल थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ हो गया, इसलिए वो अपने घर चले गए हैं और अभी मैथ 2-3 क्लास आपका नहीं हो पाएगा। उसके बाद अब मैथ का क्लास आपका डिजिटल बोर्ड पर ही नेक्स्ट क्लास होने वाला है, ठीक है। तो इसी सप्ताह में आपका डिजिटल बोर्ड भी लगने वाला है और डिजिटल बोर्ड जब लग जाएगा, बहुत सारे लोग उसमें सहयोग किए हैं। कुछ पैसे की कमी थी, इसके वजह से आप लोग से सहयोग मांगा गया था। बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी तक नहीं किए हैं, प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सहयोग कीजिए, ताकि जितना जल्द हो सके उसको मैं लगा लूँ, ताकि फिर उसके बाद तैयारी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से होगी। हमारा जो नंबर है आप नोट कर सकते हैं, 7857824310। ये नंबर है दोस्तों, आपका फ़ोन व्हाट्सएप नंबर है ना। यही नंबर आपका फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सभी आपका यही नंबर है। आप इस नंबर पर जितनी भी इच्छा हो आपको सहयोग करके स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिएगा। वहाँ आपका नाम और नंबर आपका नोट कर लिया जाएगा, फिर आपका नाम अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग जो प्रधान शिक्षक की जो क्लास चल रही है निरंतर, उसको हम लोग जारी रखते हैं। आज है रविवार और 9 बजे से रविवार का होता है आपका डिस्कशन होता है, लेकिन आज आपका डिस्कशन भी हम लोग करेंगे 9 बजे से और 9:30 बजे से आपकी क्लास ये सामाजिक अध्ययन की यानी कि सोशल साइंस का क्लास ये शुरू होगा। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, लगभग आधे घंटे की आज की क्लास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी जो क्लास होगी ये रात में डेली 9 बजे से चलती है, आपकी लाइव क्लास, है ना। सभी लोगों को पता है। जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली आपको क्लास मिल सके। दोस्तों, ये नंबर आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, 7857824310। और ये नंबर हमारा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर भी यही है, ठीक है। और जो लोग नए हैं, ठीक है, जो नए लोग हैं और हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अगर उनको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए प्रधान शिक्षक के लिए, प्रधान अध्यापक के लिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। 351 मात्र उसमें चार्ज है। प्रधान शिक्षक का भी जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें DLED है, समान अध्ययन है, मैथ है, सभी चीज़ का आपको क्लास वहाँ पर मिलेगा। लाइव क्लास भी मिलेगा और जो क्लास हो चुका है उसका भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और सभी PDF भी आपको मिल जाएगा। मात्र दोस्तों 351 इसमें चार्ज में आपको सभी चीज़ मिलने वाला है, ठीक है। तो जो लोग नए हैं और लेना चाहते हैं इस PDF को, नोट्स को, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 2 से ढाई महीना आपके पास समय है। अगर तैयारी करते हैं, अब मान के चलिए आपके पास मात्र 2 ही मंथ है ना। 18 दिसंबर को दिया गया है, तो इधर तो दीपावली है, छठ फिर आ जाएगा, तो इधर 10 दिन आप डिस्टर्ब ही हो जाइएगा, ठीक है। तो मात्र आपके पास मान के चलिए कि 2 महीना समय है और 2 ही महीना में हमको तैयारी अच्छे तरीके से करना है। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना। टेलीग्राम जो ग्रुप है, यहाँ पर डेली प्रैक्टिस से क्वेश्चन आपको डाला जाता है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा नाम है कैरियर परिवार, तो इसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना चाहिए, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उसमें कैरियर परिवार सर्च कीजिएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें अभी 3,000 से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ गए हैं। वहाँ पर डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है और वहाँ से काफ़ी अच्छे से आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, हम लोग पठार तक यहाँ पर पहुँच गए थे, सौरमंडल के बारे में देखे थे हम लोग, ज्वालामुखी, भूकंप के बारे में, बहुत सारे चीज़ के बारे में ज्योग्राफी में हम लोग देख चुके हैं पीछे। पठार जो आपका चल रहा था, चलिए इसको हम लोग समाप्त कर देते हैं और ज़्यादा लंबा क्लास आज नहीं होने वाला है, लगभग आधे घंटे की क्लास होगी। गुआना का पठार किस देश में स्थित है, बताइए। तो गुआना का पठार, आपको देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा गुआना। तो गुआना जो है दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में गुआना का पठार। अगला है दक्कन का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट पठार है दोस्तों, दक्कन का पठार। देखिए, दक्कन का पठार ये कहाँ है? तो ये तो भारत में है। और भारत में कहाँ है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको राज्य का नाम भी पूछ सकता है। आप लोग अपना कमेंट करते चलिएगा। तो ये राज्य अगर ऑप्शन में दिया रहे, तो महाराष्ट्र अगर दिया हुआ रहे तो आप टिक कर सकते हैं महाराष्ट्र, ठीक है। ज़्यादा करके ये महाराष्ट्र वाले राज्य में है और महाराष्ट्र के अलावे भी ये दूसरे राज्यों में भी फैला हुआ, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो ये मेन रूप से महाराष्ट्र वाला है आपका दक्कन का पठार। दक्कन का पठार का निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों? तो इसका जो निर्माण हुआ है ना, वो ज्वालामुखी क्रिया के वजह से हुआ है दक्कन पठार का
निर्माण आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि हिमानियों के ऊंचे पर्वतों से नीचे उतरते समय बहाकर लाए गए निक्षेपों के जमाव से बने मैदान को क्या कहते हैं। देखिए हिमानियों का मतलब क्या होता है, हिम की नदियाँ। हिमानी मतलब क्या हुआ, हिम यानी कि बर्फ की नदियाँ। तो बर्फ की नदियाँ, देखिए कोई भी नदी जब निकलती है ना तो पर्वतों से ही ज़्यादा करके वो नदियाँ निकलती है आपकी। ठीक है, कहाँ से निकलती है, पर्वत से। मान लीजिए ये पर्वत से है, यहाँ से जब ये नदी निकलेगी तो उसके रास्ते में ना बहुत सारे पर्वत है, पठार है, मैदान है ना, पेड़ पौधे मिट्टी सभी चीज़ मिलेगा। तो उसको क्या करता है, वो बहाते हुए लेते हुए आगे चलता है और क्या करता है, आगे ले जा करके वो निक्षेप कर देता है। निक्षेप का मतलब क्या होता है, जमाव करते हुए चलता है। तो इससे जम करके जो मैदान का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, तो अपोढ़ मैदान कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अपोढ़ मैदान, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला लावा के जमाव से बने मैदान को क्या कहते हैं। अब देखिए ज्वालामुखी क्रिया के बारे में तो आपको पीछे काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया था, नहीं देखे थे ना तो आप टेस्ट नंबर 8 देख लीजिए, 9 देख लीजिए, 7 देख लीजिए, 4 देख लीजिए, 5 देख लीजिए, पूरा ज्योग्राफी देख लीजिएगा, एक भी सवाल आपको नहीं छूटेगा, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, प्रधान शिक्षक तो हैं ही, इसके अलावे भी कोई भी एग्ज़ाम हो ना आपको छूटने वाला नहीं है। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा निकलता है उससे जमे हुए जो मैदान है उस मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों, तो लावा मैदान कहते हैं। लावा निकला और लावा से जो मैदान बन गया बस लावा मैदान हो गया आपका। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जब ज्वालामुखी क्रिया होती है। ठीक है, जब ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी का जो भूपरपट्टी है ना इसको पार करके जब ये लावा पृथ्वी के ऊपर आती है तो इसको कहा जाता है लावा, है ना। और जब यही गर्म जो तरल पदार्थ है इसको लावा कहते हैं, और यही गर्म तरल पदार्थ जब पृथ्वी के अंदर रहता है तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है मैग्मा, है ना, इसी को कहते हैं मैग्मा। और जब ये पृथ्वी पे आ जाती है तो इसका नाम बदल जाता है लावा। ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि वायु द्वारा उड़ाकर लाए गए बालू रेत आदि के निक्षेप से बने मैदान को क्या कहते हैं। देखिए जब हवाएं चलती है ना, हवाएं चलती है तो क्या होता है, हवाएं चलती हैं तो हवाएं अपने साथ बालू हो गया, रेत हो गया, मिट्टी हो गया, कंकड़ पत्थर क्या करती है, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा करके वो रख देती है। और इससे जो मैदान बनता है, इसके निक्षेप से यानी कि जमाव से जो मैदान बनता है उसको कहते हैं लोयस का मैदान। आपको कमेंट करके एक चीज़ बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोयस का मैदान कहाँ है, दुनिया का सबसे बड़ा लोयस का मैदान कहाँ है, ये चीज़ आप कमेंट कीजिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है कि भारत में कास्ट मैदान कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये भी अपर्दन क्रिया से ही निर्माण होता है कास्ट का मैदान, और ये भारत में पाया जाता है नैनीताल, अल्मोड़ा, चित्रकूट और रामगढ़ वाले क्षेत्र में। अगला है कि संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर, है ना, ऊंचाई पर स्थित झील, तो ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है टिसुसिक्रो झील, और ये कहाँ है, तिब्बत में है। देखिए इस झील का नाम कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा तिलीचो झील, है ना, तिलीचो झील, है ना। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है, तो तिलीचो झील, और ये पड़ता है आपको तिब्बत वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तिब्बत वाले क्षेत्र में ये है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अब तक ज्ञात, प्रश्न क्या कह रहा है कि अब तक ज्ञात विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील। नौकायन का मतलब यहाँ पर ये जो झील है इसमें नौका गम्य होता है और उसका नाम है टीटीकाका। क्या नाम है, टीटीकाका झील है, और ये कहाँ पड़ता है, तो ये है आपको दोस्तों दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है, और दक्षिण अमेरिका में कहाँ है, तो पेरू बोलिविया के सीमा पर है। ठीक है, पेरू देश है और बोलिविया भी देश है दक्षिण अमेरिका में, और उसी के सीमा पर ये आपका टीटीकाका झील है जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य ये झील है, मतलब कि उसमें नाव जो है वो चलाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि संसार की सबसे नीची झील बताइए। नीची का मतलब हो गया सबसे गहरी झील, है ना, तो उसको कहेंगे मृत सागर, और ये पड़ता है आपको इजराइल वाले क्षेत्र में। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। क्षेत्रफल में अगर पूछ लिया जाए ना तो हो जाएगा कैस्पियन सागर। अब कैस्पियन सागर के बारे में एक चीज़ पूछा जाता है कि संसार का सबसे खारे जल की झील कौन सी है, सबसे
खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है दोस्तों आपका कैस्पियन सागर। ठीक है, खारे पानी की झील, इसका नाम क्या है, कैस्पियन, मतलब कि कैसे पिए, इतना खारा है, याद रखिएगा। कैस्पियन मतलब कैसे पिए, इतना खारा पानी है, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा खारा पानी को पीजिएगा आप, नहीं ना, तो नाम याद रखिएगा कैस्पियन सागर। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न कि संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है ना, तो संसार की सबसे गहरा, तो गहरा है दोस्तों बैकाल झील, नाम ही लग रहा है आपको एकदम बैकाल है, काल है कि नहीं, काल से याद रखिएगा, ये काल है, ये गहरा है, अगर इसमें डुबकी लगाइएगा तो उसी में रह जाइएगा, क्या है ये, काल है। तो ये है कहाँ, तो ये रूस में है बैकाल झील, संसार की सबसे गहरी झील। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी और मीठे पानी की झील कौन सी है। जी हाँ, विश्व की सबसे बड़ी पूछा जाए और ये ताज़ा पानी है और मीठा पानी है, ताज़ा भी पूछ सकता है, मीठा भी पूछ सकता है, यानी कि ये पीने लायक है, आप इसको पी सकते हैं, उसका नाम है सुपीरियर, नाम ही है सुपीरियर, यानी कि क्या है, ये सुपर है कि नहीं, सुपर है तो ये सबसे ऊपर है कि नहीं, यानी कि सबसे अच्छा पानी है, सुपर पानी है, आप इसको पी सकते हैं, तो ऐसे नाम आपका याद हो गया। और कैस्पियन में क्या था, सबसे खारा था, यानी कि कैसे पिए, इतना खारा है, तो याद रखिएगा कैस्पियन सागर। और बैकाल का मतलब क्या हुआ, ये काल है, अगर इसमें डुबकी लगाएं तो उसी में रह जाइएगा। ठीक है, ये काल है तो काल से हमको क्या करना है, दूर रहना है, यानी कि सबसे गहरा हो गया बैकाल झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अब सबसे बड़ा भी कौन सा है दोस्तों, तो कैस्पियन ही है, और सबसे खारा भी कौन सी है, तो कैस्पियन ही है। ठीक है, दोनों में आपका कैस्पियन है, खारा पूछे या सबसे बड़ा पूछे, दोनों कैस्पियन है, और मीठा पूछ लिया जाए तो सुपीरियर है आपका। ठीक है, अब तो ये सब भूलने वाला चीज़ नहीं है। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि विश्व में सर्वाधिक खारापन या लवणता वाला झील कौन सी है। जी हाँ, दुनिया का सबसे खारापन या लवणता वाला जो झील है वो उसका नाम है वान झील, और ये पड़ता कहाँ है, तो तुर्की में है। ठीक है, वान झील याद रखिएगा, वान झील। कमेंट करके आपको बताना है कि इसकी जो खारापन है वो कितनी है, यानी कि लवणता इसकी कितनी है, आपको ये कमेंट करके बताना है। लवणता भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। अगला है कि झील के अंदर झील, अब बताइए, ये झील के अंदर झील, उसका नाम है मेनीटू झील, है ना, मेनीटू झील है, और ये कहाँ है, तो ये कनाडा में है। ठीक है, कहाँ है, कनाडा में है आपका। अगला है कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील। अब क्वेश्चन आ गया कि दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर तो होना चाहिए, और कैसा पानी, खारा पानी, उसका नाम है पैगांग झील। क्या नाम है, पैगांग झील नाम है आपका। नेक्स्ट है कि टानले सेप नामक झील किस देश में है, तो टानले सेप नामक झील है दोस्तों कंबोडिया में आपका। ठीक है, कहाँ है, कंबोडिया में है। नेक्स्ट है कि अफ्रीका में स्थित एक झील जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा पर स्थित है, मकर रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है, तो याद रखिएगा कि अफ्रीका में एक झील है जो किस पर स्थित है, तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहने का मतलब क्या होता है, भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर स्थित है, उस झील का नाम है न्यास झील, है ना, न्यासा झील नाम है। अगला है कि कौन सा जो देश है वो हिमानी द्वारा निर्मित है ना, किसके द्वारा निर्मित है, हिमानी, यानी कि बर्फ के द्वारा, और अंगुली के आकार के झील के लिए प्रसिद्ध है। इसका आकार कैसा है दोस्तों, तो अंगुली का आकार। तो ये कहाँ है, तो ये फिनलैंड में है। ठीक है ना, तो ये भी आपको पूछ सकता है कि अंगुली के आकार का झील कहाँ है, तो फिनलैंड में है, और ये कैसा है, तो हिमानी द्वारा निर्मित है, यानी कि बर्फ के द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है कि किस देश को 1000 झीलों का देश कहा जाता है, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारा झील है, इसीलिए इसको कहते हैं 1000 झीलों का देश, और ये है आपका फिनलैंड, है ना, फिनलैंड। अगला है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप। देखिए, द्वीप जो होता है ये तो महासागर में आप सुने होंगे, है ना, महासागर में या फिर सागर में, है ना, या फिर आपका खाड़ी वाले क्षेत्र में क्या होता है, तो द्वीप होता है। द्वीप किसको कहते हैं, मतलब कि वैसा क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या हो, जल ही जल हो। लेकिन ये नदी द्वीप की बात कर रहा है, और ये नदी द्वीप है कहाँ, तो कहीं और नहीं है, ये अपना देश भारत में है, और भारत में कहाँ है, तो ये असम में है। ठीक है, भारत में कहाँ है, तो असम में है। किस नदी पर है, अगर नदी पूछ लिया जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसका नाम क्या है दोस्तों, तो नाम है
माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप नाम है। ठीक है, याद रखिएगा ये संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। एक क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, और जो यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि संसार का सबसे बड़ा भी पूछे नदी द्वीप, अगर हम आपसे पूछ लें कि संसार का सबसे छोटा, है ना, सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो क्या आप जवाब दीजिएगा? संसार का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो भैया ये भी असम में ही है। कहाँ है? ये भी असम में ही है, और ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये भी याद रखिएगा, है ना। ये भी असम में ही है और ब्रह्मपुत्र पर है, लेकिन नम्मा इसका चेंज है, और नम्मा इसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा उमानंद। क्या नाम है? उमानंद इसका नाम है आपका, जो दुनिया की सबसे छोटा नदी द्वीप है आपका, असम में आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। और एक चीज़ और, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शर्मा कह रहे हैं लाइक कर दीजिएगा, है कि नहीं? लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेली 9 बजे क्लास हो रहा है, और बहुत जल्द डिजिटल लग जाएगा अगले ही सप्ताह में, यानी कि अगला सप्ताह आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी आने वाला है, और उसमें फिर आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। फिर मैथ का अलग क्लास, सोशल साइंस का अलग क्लास, करेंट अफेयर अलग क्लास, साइंस का अलग क्लास, सब क्लास अलग अलग मिलने वाला है आप लोग को। ठीक है, चलिए तो बता दीजिए कि संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप का नाम। प्रायद्वीप कहते किसको हैं? तो मतलब कि वैसा क्षेत्र जो क्या हो, तो 3 तरफ से क्या हो, समुद्र से घिरा हो, और एक और क्या हो, तो स्थल हो। जैसे कि देखिए भारत का प्रायद्वीप, है ना, भारत जो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, ये वाला एरिया, है ना, ये दक्षिण भारत क्या है, तो दक्षिण भारत ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ना। इधर जल और नीचे जल, 3 तरफ से जल मिल गया आपको, लेकिन ऊपर में क्या है, तो ऊपर में आपका स्थल है। तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे दोस्तों? इस क्षेत्र को कहेंगे भैया प्रायद्वीप। क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। और क्या कहेंगे, है ना, द्वीप का मतलब चारों तरफ से पानी पानी, तो उसको कहेंगे द्वीप। 3 तरफ से पानी तो प्रायद्वीप, ठीक है, और एक तरफ से पानी तो खाड़ी कहेंगे। ये अंतर आप याद रखिएगा, बहुत छोटा सा अंतर है ये। तो कह रहा है सबसे बड़ा प्रायद्वीप का नाम है अरब का प्रायद्वीप। ठीक है, याद रखिएगा, याद हो गया। अगला है हवाई द्वीप कहाँ है, तो हवाई द्वीप किस क्रिया द्वारा निर्मित है? हवाई द्वीप जो है ना दोस्तों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, और इसका निर्माण कैसे हुआ है भैया? तो ज्वालामुखी क्रिया फटता है, और उससे जो लावा निकला है, और उस लावा के जमने से किसका निर्माण हुआ है? तो हवाई द्वीप का निर्माण हुआ। हवाई द्वीप कोई एक जगह है कि नहीं? कुछ मतलब आदमी उदमी नहीं है, हवाई द्वीप एक जगह का नाम है, और ये अमेरिका में है। अगला सवाल है आपका कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? बताइए। ये स्क्रीन को क्या हो गया है, स्क्रीन आगे पीछे नहीं हो रहा है। हाँ, चलिए, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक जो द्वीप है दोस्तों, ये कहाँ पड़ता है? तो प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर में सबसे अधिक द्वीप है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? तो ओ अक्षर की है, या फिर वृत्त की आकृति की है। ठीक है, याद रखिएगा, या फिर जीरो की आकृति की है, कुछ भी आपको एग्जाम में दे सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो प्रशांत महासागर ही है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है दोस्तों? तो प्रशांत महासागर से ही गुजरती है ना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से ही गुजरती है, याद रखिएगा प्रशांत महासागर के बारे में। अगला सवाल है कि हिंद महासागर स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है आपका बोर्नियो द्वीप। और बोर्नियो द्वीप किसके अंतर्गत आता है? तो इंडोनेशिया का ये द्वीप है दोस्तों, बोर्नियो द्वीप। ठीक है, और ये हिंद महासागर का पूछ रहा है आपको, ये दुनिया का नहीं पूछ रहा है। अगर दुनिया का पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड, है ना। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। और ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है दोस्तों? तो फिनलैंड का अधिकार है। ठीक है, फिनलैंड का अधिकार है आपका
ग्रीनलैंड पर। चलिए, तो ये हो गया बोर्नियो जो आपका हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का भी सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो ही है और हिंद महासागर का भी सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो ही है। नेक्स्ट है कि सबसे तीखी चोटी किस द्वीप समूह की है? तो सेंट पॉल जो द्वीप समूह है दोस्तों, इसकी जो चोटी है वो तीखी है। देखिए, तीखी का मतलब क्या हुआ? मतलब कि एकदम नुकीला, एकदम एकदम ये वाला क्या है? नुकीला, ये होता है तीखा। ठीक है, चलिए, तीखा का मतलब मिर्ची मत समझ जाइएगा। अगला है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? बताइए। तो एक चीज़ पता चला कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता है। और ये किस द्वीप पर है? तो ये जावा द्वीप पर है ना। देखिए, इंडोनेशिया जो है ना, दुनिया का सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है इंडोनेशिया। ठीक है, और ये जो इसका जो राजधानी है जकार्ता, ये जावा द्वीप में पड़ता है। अगला है कि ट्रिस्टा दी कुन्हा तथा सेंट हेलेना किस प्रकार के द्वीप है? दोस्तों, ये ज्वालामुखी द्वीप है। कैसा द्वीप है? देखिए, ज्वालामुखी जब फटता है उससे लावा निकलता है, और जब लावा धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा हो जाता है, और उससे क्या हो जाता है? एक द्वीप का निर्माण हो जाता है आपका, है ना। तो उसी से निर्माण हुआ है सेंट हेलेना द्वीप और ट्रिस्टा दी कुन्हा द्वीप आपका। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है आपका मध्य अंडमान। देखिए, अंडमान निकोबार जो है ना, कहाँ पे है भाई साहब? तो अंडमान निकोबार, ये रहा आपका अंडमान और निकोबार। ऊपर वाले अंडमान हो जाता है, नीचे वाला निकोबार हो जाता है, और बीच में जो है इसको कहते हैं मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान जो है दोस्तों, ये आपका सबसे बड़ा है। आपका वही पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो दक्षिणतम जो है उसका नाम है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट है आपका। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगला है कि किस द्वीप को अग्नि द्वीप कहा जाता है? अग्नि द्वीप किसको कहेंगे? तो आइसलैंड को भाई साहब कहते हैं क्या? अग्नि द्वीप। क्या कहते हैं? अग्नि द्वीप। अगला है कि किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं? तो भाई साहब, यही हवाई द्वीप जो है, कहाँ है हवाई द्वीप, है ना। हवाई द्वीप के बारे में भी आपको बताए थे। तो ये प्रशांत महासागर का इसको चौराहा कहा जाता है, और इसका नाम है हवाई द्वीप। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है कि डियागो गार्सिया, जी हाँ दोस्तों, डियागो गार्सिया जो है ये किस द्वीप क्या कह रहा है? डियागो गार्सिया जो द्वीप है ये किस महासागर में है? अच्छा, डियागो गार्सिया क्या है दोस्तों? तो एक द्वीप है ना। और ये किस महासागर में है? तो ये हिंद महासागर में है। देखिए, हिंद महासागर से कुछ और प्रश्न पूछता है ना, कि वो एकमात्र महासागर कौन सा है जो एक देश के नाम पर पड़ा हुआ है? तो वो आपका हिंद महासागर भारत देश के नाम पर ये पड़ा है ना। और एक प्रश्न पूछेगा कि हिंद महासागर को रत्नागिरी कहते हैं, इसको अन्य नाम क्या है? रत्नागिरी, ये भी याद रखिएगा। हिंद महासागर की आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति भी आप याद रखिएगा, ये त्रिभुज की आकृति है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा, है कि नहीं। और अभी आपको बताए थे कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था? तो बोर्नियो द्वीप था। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, जो हमारा दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है, ये कहाँ से आता है? तो हिंद महासागर से ही आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है कि पश्चिमी द्वीप समूह की खोज किसने किया था दोस्तों? पश्चिमी द्वीप समूह की खोज जो किया गया था, ये क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा तो किया गया था। यानी कि कोलंबस किसका खोज किया था? तो अमेरिका का खोज किया था ना, USA का खोज किया था। निकला था ये भारत का खोज पर, लेकिन पहुंच गया कहाँ? तो अमेरिका पहुंच गया। कब? तो 1492 में। ठीक है, चलिए, तो पश्चिमी द्वीप का खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला है कि किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच है दोस्तों? सैंडविच किसका नाम है? बताइए। सैंडविच तो खाए हैं ना, वो वाला चीज़ ये नहीं है ना। हवाई द्वीप का जो प्राचीन नाम क्या है? सैंडविच है। अगला है कि हवाई द्वीप समूह की खोज कब तथा किसने की थी? बताइए। हवाई द्वीप समूह, है ना, हवाई द्वीप जो समूह है इसकी खोज किया गया था कैप्टन कुक के द्वारा 1770 ईस्वी में, है ना। चलिए, अगला है कि ग्रीनलैंड द्वीप की खोज कब और किसने की? तो ग्रीनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और इस पर अधिकार किसका है? तो डेनमार्क का अधिकार है। और इसकी जो खोज हुई थी 1888 में, किसने किया था? तो फ्रीडटजॉफ नॉनसेन ने किया था आपका। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा। अगला है कि जिन वनों के वृक्ष किसी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं उसको क्या कहते हैं? देखिए,
अगर ज्योग्राफी समझना है तो आप हमारे एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपको ये सब चीज़ सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा था कि वैसे वृक्ष जो है दोस्तों, जिनकी जो पत्तियाँ हैं वो एक साथ नहीं गिरती हैं, तो उस पत्ती को कहते हैं सदाबहार वन। क्या कहते हैं, सॉरी, उस वृक्ष को क्या कहते हैं, सदाबहार वन। भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये रहा आपका केरल, ठीक है, ये रहा आपका केरल, ये रहा अंडमान निकोबार, ये रहा आपका मतलब कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो यहाँ पर राज्य है ये रहा। तो ये जो राज्य मैं आपको दिखा रहा हूँ भारत के मानचित्र में, ये सभी जो राज्य है ना, यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो सदाहरित वन पाए जाते हैं। सदाहरित वन को ही क्या नाम का इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है दोस्तों सदाबहार वन, ठीक है, सदाबहार वन इसको कहते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसको कहा जाता है। ये भारत में मुख्य रूप से केरल वाले क्षेत्र में, और ये जो वन होते हैं ना इतने घने होते हैं कि सूर्य की रोशनी भी मतलब कि धरती तक नहीं पहुंच पाती है। सदाबहार वन में किस प्रकार की लकड़ियां पाई जाती है, तो याद रखिएगा रोजवुड, है ना, लिख लीजिएगा रोजवुड, है ना, महोगनी, ठीक है, रोजवुड, महोगनी हो गया आपका, सिनकोना हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार की लकड़ियां पाई जाती है कहाँ, तो सदाबहार वन में। और इस प्रकार की लकड़ियां कैसी होती है दोस्तों, तो बहुत ही कठोर होती है, ठीक है, बहुत ही कठोर होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला चलते हैं, प्रश्न कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के वृक्षों की लकड़ियां कैसी होती है, तो कठोर होती है। अभी आपको बता दिए है ना कि जो सदाबहार वन होते हैं, जो लकड़ियां होती है वो बहुत ही कठोर होती है, ठीक है। लेकिन जो पर्णहरित वन है आपका, है ना, पतझड़ वन है, तो वहाँ की जो लकड़ियाँ होती है वो मुलायम होती है। जैसे कि हम लोग का एरिया में जो वन है, जो जंगल है, जो पेड़ पौधे हैं, वो पर्णहरित वन है, यानी कि पर्णपाती वन इसको कहा जाता है आपका। अगला सवाल है दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के वृक्षों की पत्तियां कैसी होती है, तो चौड़ी होती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन के जो वृक्ष होंगे ना, इनके जो पत्ती कैसे होते हैं दोस्तों, तो चौड़ा चौड़ा बड़ा बड़ा पत्ती होता है आपका। अगला है कि संसार के किन नदी घाटियों में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं दोस्तों। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सब मतलब कि प्रेजेंट ऑफ माइंड अगर लगाइएगा, अगर आपके पास वो मैप का अगर आपके पास नॉलेज है ना, मैप आप लोग को इतना मैं क्लियर कर दूंगा ना कि आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होगा, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तीनों चीज़, ठीक है। बस डिजिटल लगने दीजिए, मैप का अलग से क्लास फिर आप लोग को करवा देंगे आपका। प्रश्न कह रहा था कि संसार के किन नदी घाटी को मुख्य रूप से क्या है, तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, मतलब कि दुनिया का पूछ रहा है दोस्तों, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो है अमेजन में और जायरे नदी, है ना, अमेजन नदी घाटी और जायरे नदी घाटी। देखिए जायरे नदी कहाँ पाई जाती है, जायरे नदी दोस्तों अफ्रीका में आपका बहती है, कहाँ, अफ्रीका में बहती है, इसी को कांगो नदी भी कहा जाता है, ठीक है, यहीं पर कांगो नदी भी है, जायरे नदी है। और अमेजन नदी कहाँ से है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो भैया आपकी अमेजन नदी है, ठीक है। अमेजन नदी बहाव की दृष्टि से वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है, और ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अमेजन के जो अमेजन नदी घाटी जो है दोस्तों, इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। हाँ, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इतने घने जंगल है कि अगर आप वहाँ चले गए तो भाई साहब आप निकल नहीं पाइएगा, है ना, आप उस जंगल में ही रह जाइएगा बस कुछ दिन के मेहमान के लिए। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मध्य अक्षांशीय सदाहरित वनों की पत्तियां किस प्रकार की होती है, तो चौड़ी होती है। प्रश्न था कि मध्य अक्षांशीय सदाहरित वनों की जो पत्ती होती है ये भी चौड़ी होती है। नेक्स्ट है कि भूमध्य सागरीय सदाहरित वन, है ना, भूमध्य सागर के आसपास जो वन है दोस्तों, उसकी पत्तियां कैसी होती है, तो कटीली होती है, चिकनी होती है और छोटी होती है, ठीक है। भूमध्य सागरीय वन, है ना, भूमध्य सागरीय वन। अगला है कि भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, तो कॉर्क है, जैतून है और चेस्टनट है, ठीक है। तो ये जो पाया जाता है आपको भूमध्य सागरीय वन के वृक्ष, ये प्रमुख वृक्ष है। चलिए आगे चलते हैं हम, और वीडियो देखिए अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है,
और जब मेहनत का मेहनताना मिलता है तो मेहनत करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो मेहनताना आपसे बस एक ही चीज़ है कि आप लोग लाइक कर दीजिए, और जो लोग प्लीज़ सहयोग करना चाहते हैं तो वो सहयोग भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हम चलते हैं दोस्तों कि कोणधारी सदाहरित वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो समशीतोष्ण कोणधारी के नाम से जाना जाता है। कोणधारी सदाहरित वन, है ना, तो समशीतोष्ण कोणधारी वन। अगला है कि कोणधारी सदाहरित वन में पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं? तो लंबा और शंकु। देखिए, इसको शंकुधारी वन भी कहा जाता है, कोणधारी हरा सदाहरित कहिए या फिर शंकुधारी वन कहिए, ये दोनों लगभग एक ही है। नेक्स्ट है कि सघन वनस्पतियों वाला वन कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। सघन अभी आपको बता दिए थे कि जो ये जो वन होते हैं ना दोस्तों, जो सदाबहार वन होते हैं, सदाहरित वन कहिए या सदाबहार वन कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। जो सदाबहार वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं, ये बहुत ही घने होते हैं, इतने घने होते हैं कि सूर्य की रोशनी भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, और ये दलदली इलाका बन जाता है आपका। ठीक है, अगला है कि किस प्रकार के वन में पेड़ व झाड़ियाँ दूर दूर पाए जाते हैं? तो पेड़ और झाड़ी दूर दूर पाया जाता है भूमध्य सागरीय सदाहरित वन में। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि एक साथ नहीं पाया जाता है, दूर दूर में पाया जाता है। अगला सवाल है कि सबसे अधिक व्यापारिक उपयोग किस प्रकार के वन का होता है? व्यापारिक उपयोग के लिए मतलब कि खरीद फरोख्त करने के लिए, तो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन और कोणधारी वन का सबसे अधिक इसमें व्यापारिक उपयोग होता है आपका। अगला है कि ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले वन को किस नाम से जानते हैं? देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र है, और ध्रुवीय क्षेत्र का मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि जहाँ पर सालों भर क्या रहता है, बर्फ जमा हुआ रहता है, तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? तो टुंड्रा वन। क्या कहते हैं उसको? टुंड्रा वन कहते हैं। अगला है कि टुंड्रा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो काई और लाइकेन। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है कि टुंड्रा वन में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, कौन कौन से वनस्पति पाए जाते हैं टुंड्रा वन में? तो काई प्रकार की और लाइकेन पाई जाती है ना, नहीं के बराबर वहाँ पर टुंड्रा वन में पेड़ पौधे होते हैं, ज़्यादा करके वहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमे रहते हैं। अगला है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों के वृक्ष किस प्रकार के होते हैं? तो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और शंकुधारी भी होते हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में तो इसको शंकुधारी वन भी कहा जा सकता है। अगला है कि फ्रांस में भूमध्य सागरीय वनस्पति को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो फ्रांस में भूमध्य सागरीय वनस्पति को दोस्तों इसको कहते हैं मैक्विस। क्या कहा जाता है? मैक्विस कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? मैक्विस इसको कहते हैं, याद रखिएगा। ये स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कुछ लगता है समस्या आ गई है। मैक्विस इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, फ्रांस में। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? तो महाद्वीप कहते हैं भैया। सबसे बड़ा जो मतलब भूभाग है उसको क्या कहेंगे? महाद्वीप ही कहेंगे ना। जैसे कि भारत है, तो भारत किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो भारत आता है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। और टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना। ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया, मैं यहाँ पर गलत लिख दिया हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, आपका सबसे बड़ा क्या हो गया? एशिया हो गया। टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं, याद रखिएगा। दूसरा नंबर पर कौन है? तो अफ्रीका है। तीसरा नंबर उत्तरी अमेरिका, और चौथा नंबर दक्षिणी अमेरिका। ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है दोस्तों कि एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। देखिए, इसमें कन्फ्यूजन होने वाला चीज़ है, क्योंकि सबसे क्षेत्रफल में सबसे जो बड़ा देश है दोस्तों वो चीन यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर आप रूस कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप रूस कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो देश है वो आपको रूस यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्यों नहीं दिया है? क्योंकि देखिए रूस का जो भाग है ना, कुछ इसका एरिया जो है वो आपको यूरोप महादेश में चला गया है ना, कुछ एरिया इसका यूरोप महादेश में चला गया है, इसीलिए इसको यूरोप का मान लिया गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ऐसे यहाँ पर रूस होना चाहिए, क्योंकि रूस एशिया के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है कि एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? तो मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले। अगला है कि एशिया की सबसे लंबी नदी। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये कहाँ की नदी है दोस्तों? तो ये चीन की नदी है ना। ये कहाँ की नदी है? तो चीन की नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी, यांगसी नदी।
नेक्स्ट है कि एशिया की प्रमुख नदी कौन कौन सी है दोस्तों। जो कारा प्रमुख नदी कौन कौन सी है, तो यहाँ वांगो नदी है हो गया, आमूर नदी हो गया, सिकियांग नदी हो गया, यांगटी सिकियांग हो गया। और ये कहाँ गिरती है, तो ये प्रशांत महासागर में जाकर के गिरती है। प्रशांत महासागर के बारे में आपको बता दिया गया है। अगला है कि एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो मकाऊ में है। मकाऊ जो है एक देश जो है एशिया का, यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। मतलब यहाँ खच मतलब कि क्या है, जनसंख्या खद खद कर रहा है। अगला प्रश्न है कि एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादक देश, तो बांग्लादेश। सबसे अधिक जूट कहाँ होता है, तो बांग्लादेश में होता है। और बांग्लादेश के बाद किसका नंबर है दोस्तों, तो भाई साहब अपना देश भारत का नंबर है। भारत का नंबर है दूसरा नंबर सर्वाधिक जूट उत्पादन में। और भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। बिहार में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पूर्णिया में होता है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, तो गन्ना उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में। एशिया में अगर वर्ल्ड में कहा जाए तो हो जाएगा आपका ब्राज़ील। अगला सवाल है कि एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है, तो जावा है, यानी इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है ये जावा। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग दोस्तों, उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है ये क्या है, तो दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। एशिया नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है दोस्तों। और ये कहाँ पड़ता है, तो रूस में पड़ता है ना। इसका पूर्वी छोर से लेते हुए ये कहाँ तक जाता है, तो पश्चिमी छोर तक जाता है, यानी कि लेनिनग्राद से लेकर के व्लादिवोस्तोक तक जाता है। यहाँ पर है व्लादिवोस्तोक, है ना, यहाँ व्लादिवोस्तोक है और इधर है आपका लेनिनग्राद। तो ये इस दोनों को आपका जोड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लंबा रेल मार्ग है ये आपका, ठीक है। तो आज हम दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक आवश्यक सूचना है, आप लोग अभी जाइएगा नहीं, है ना, एक आवश्यक सूचना, इस सूचना को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आप ही के लिए किया जा रहा है, तो आप ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक आवश्यक सूचना है कि आप सभी के लिए बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड में क्लास करवाई जाएगी। इसी वीक में आप लोग को आ जाएगा, 2 से 4 दिन में, है ना। और आप सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा क्या करें, तो सहयोग करें, ताकि बहुत जल्द एक डिजिटल बोर्ड लिया जा सके, जिसके माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग के आगे पढ़ाई करवाई जाएगी। ये नंबर आपको दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आपका 7857824310, ठीक है। ये फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे सभी प्रकार का ये आपका है, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। और जो लोग हमारे नए हैं और उनको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो उनको नोट्स भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो ये नंबर आपको दिख रहा है ना, 7857824310, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, फ़ोनपे गूगल पे नंबर भी है। मात्र 351 यहाँ पर चार्ज है, तो 351 आप पे करके आप ले सकते हैं। पीडीएफ, वीडियो, नोट्स सभी चीज़ आपको मिल जाएगा। और डेली लाइव क्लास भी मिलेगा। और लाइव क्लास तो अभी तक एक ही हो रहा था 9 बजे से, और डिजिटल लग जाएगा तो आपको डेली 2 से 3 क्लास मिलने वाला है आपका, ठीक है। और मात्र 351 में ही आपका चार्ज नहीं बढ़ाया गया है, इतना ही चार्ज है फिलहाल अभी, है ना। आगे इस पर तो जो लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे पेमेंट करके, और जो लोग पेमेंट करेंगे दोस्तों तो वो स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर व्हाट्सएप पर ज़रूर भेज देंगे, ताकि उनको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, प्रधान शिक्षक ग्रुप में, और आपको पर्सनली सभी मटेरियल आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको ग्रुप में डेली वाइज फिर मिलते रहेगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।